सन 2007 में भारत के महज एक 7 साल के बच्चे ने एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पर अफसोस कि वह वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया भर के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड था। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे बच्चे का है जिसने महज 7 साल की उम्र में अपनी पहली हत्या कर दी थी और 1 साल बीतते बीतते यानी कि अपने 8 साल की उम्र होते तक उसने 3 हत्याएं कर दी थी। और इस बच्चे को जब पकड़ा गया तो इसने अपने द्वारा किए गए जुर्म को कबूलने के लिए एक ऐसी चीज की मांग की जिसे दुनिया भर में आज तक किसी ने नहीं मांगा होगा। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल धारा 302 में। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के बेगूसराय ज़िले की। इसी बेगूसराय ज़िले में मुसहरी नाम का एक गांव पड़ता है। इसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था जिसमें सिर्फ 4 लोग रहते थे। पति, पत्नी, उनकी दूध पीती हुई एक छोटी सी बच्ची और एक 7 साल का लड़का। यह परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था और इस परिवार के मुखिया अपना घर चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे। इसी परिवार के बगल में एक और घर था जिसमें इनके भाई का परिवार रहा करता था। सन 2006 में इस परिवार के साथ एक अनोखी घटना घटती है। इसी परिवार के बगल वाले घर यानी कि इन्हीं के भाई के घर में एक 6 साल की बच्ची अचानक से गायब हो जाती है और वो लोग किसी को भी इसकी खबर नहीं देते और ना ही पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। मगर गांव वालों को इसकी भनक तो लग ही जाती है, क्योंकि गांव की एक बच्ची जब रोज पूरे गांव में दूसरे बच्चों के साथ खेलती थी, वो अचानक से अपने घर से निकलना बंद कर दे तो लोगों को तो पता चलेगा ही। और अगर हम आज भी गांव का माहौल देखें तो आज के समय में भी गांव के लोग मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। लोग अपने पड़ोसियों के हर दुख सुख में शामिल होते हैं। गांव में ऐसा शायद ही कोई होगा जो अपने गांव के किसी और व्यक्ति को अच्छे से ना जानता हो। इसके उलट शहरों में तो ऐसा माहौल होता है कि एक पड़ोसी शायद ही अपने पड़ोसी का नाम भी जानता हो। खैर, इस घटना को बीते अभी कुछ ही दिन हुए थे कि करीब 6 महीने जाते जाते इस परिवार पर एक और कहर टूट पड़ता है। इसी घर की एक और बच्ची जो कि महज 8 महीने की थी, वो भी गायब हो जाती है। इसकी सूचना भी परिवार वाले पुलिस को नहीं देते हैं, पर पूरे गांव में इसकी खबर आग की तरह फैल जाती है। इस खबर को सुनने वाला हर व्यक्ति हैरान और परेशान था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस परिवार के बच्चे जा कहाँ रहे हैं। इस घटना से गांव के लोगों के मन में दहशत सा पैदा हो गया था। खैर, अब कैलेंडर बदल चुका था और साल आ गया था सन 2007 का। अभी पिछली घटना को घटे 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि अब इस मुसेहारी गांव में एक और घटना घट जाती है और एक 6 महीने की छोटी सी बच्ची गायब हो जाती है। इस बार थोड़ी अजीब बात ये थी कि इस बार ये घटना उस परिवार में नहीं घटती है जिस परिवार में पहले 2 बच्चे गायब हुए थे, बल्कि इस बार ये घटना उन्हीं के घर के थोड़ी दूर में रहने वाली चुनचुन देवी के घर में हुई थी। दरअसल उस दिन हुआ ये था कि चुनचुन देवी उस दिन घर में अकेली थी और उसी वजह से वो अपने 6 महीने की बच्ची यानी खुशबू को लेकर वहीं के प्राथमिक विद्यालय में जाकर उसे खिला रही थी। पर अचानक से चुनचुन को याद आता है कि वह घर में कोई काम अधूरा छोड़कर आई है। इसीलिए उसने खुशबू को वहीं पर लेटाकर घर जाने का फैसला लिया, क्योंकि उसे पता था कि वह अधिकतम 5 मिनट में वापस आ ही जाएगी। पर जब वह वापस आती है तो क्या देखती है कि खुशबू वहां से गायब हो गई है। उसे लगता है कि बच्ची को अकेली देखकर किसी गांव वाले ने उसे गोद में उठा लिया होगा और खिलाने के बहाने उसे अपने घर ले गया होगा। यही सोचकर वो पूरे गाँव की चक्कर लगा लेती है, अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों से पूछती है, पर उसको खुशबू का कोई सुराग नहीं मिलता। ऐसे में अंत में थक हार कर वहीं के लोकल पुलिस स्टेशन जो कि भगवानपुर में पड़ता है, वहां जाकर अपने बच्चे की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाती है। 3 बच्चों के गायब होने के बाद ये पहला वाकया था जब किसी ने मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई थी। इसके बाद पुलिस गांव में आती है। बहुत से लोगों से पूछताछ के बाद भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगता, पर पुलिस को ये मालूम जरूर चल जाता है कि कुछ दिन पहले ही एक ही परिवार के 2 और बच्चे भी गायब हुए हैं। ऐसे में पुलिस सीधे उसी घर की ओर रुख करती है और जानने की कोशिश करती है कि कहीं सारे बच्चे के गायब होने के पीछे कोई कड़ी जुड़ी हुई तो नहीं है। खैर, सबसे पहले उस परिवार से पुलिस खुशबू के बारे में पता करती है कि शायद उन्हें इसके बारे में कुछ पता हो, पर वो कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है।
पर काफ़ी पूछताछ के बाद वो कहते हैं कि अगर खुशबू के बारे में आपको कोई बता सकता है तो वो उनका 8 साल का बेटा अमरजीत सदा ही है। उसके अलावा और कोई नहीं है जो खुशबू के बारे में बता सके। पुलिस को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब तो लगता है। उन्हें भी समझ में नहीं आता है कि आखिर एक 8 साल का बच्चा इस बारे में क्या ही बता सकता है। पर उन्होंने सोचा हो सकता है कि बच्चे ने कुछ देखा हो सकता है कि उसके ज़रिए हमें कोई सुराग मिल जाए। यही सोचकर अमरजीत को वहाँ बुलाया जाता है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं, बेटा क्या तुम्हें पता है खुशबू कहाँ है? यह सुनकर वह हंसने लगता है। पुलिस वालों के बार बार पूछने पर वो कहता है, हाँ मुझे पता है। यह सुनकर पुलिस वाले कहते हैं, अच्छा बताओ कि वो कहाँ है। यह सुनकर अमरजीत और ज़ोरों से हंसने लगता है। उससे जितनी बार पूछा जाता वो और ज़ोरों से हंसने लगता। वो हंसता ही रहता। वो सभी पुलिस वालों के चेहरे देख देख कर हंसे जा रहा था। एक बार तो पुलिस वालों को लगने लगा कि वो फालतू का ही अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। उन्हें इस बच्चे से कुछ भी पता नहीं चलने वाला। तभी वह बच्चा अचानक से बोल पड़ता है, मुझे पता है कि खुशबू कहाँ है, पर मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप मेरे लिए बिस्कुट ला के देंगे मैं तभी बताऊंगा कि वो कहाँ है। इतना सुनकर पुलिस वाले पास ही के एक किराने की दुकान से उस बच्चे के लिए बिस्किट का एक पैकेट ला कर देते हैं। बिस्किट का पैकेट मिलने के बाद अमरजीत उसे खोलकर खाने लगता है। इस पर एक बार फिर से पुलिस वाले उससे कहते हैं, अब बताओ कि खुशबू कहाँ है। इस पर वो बिस्किट खाते हुए कहता है, मैंने उसे खपरेल से मारकर सुला दिया है। यह सुनकर पहले तो पुलिस वालों का दिमाग हिल जाता है कि ये क्या बोले जा रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो उससे दोबारा पूछते हैं, पर वो दोबारा ही सेम जवाब देता है। यह सुनकर पुलिस वालों को थोड़ा इसमें इंटरेस्ट जागने लगता है। उन्हें लगता है कि इससे थोड़ा और पूछते हैं, हो सकता है कि इसने खेल खेल में उसे कहीं छिपा दिया हो। इस पर पुलिस वाले उससे कहते हैं, अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुमने उसे कहाँ सुलाया है। इस पर अमरजीत बोलता है, चलो मैं वो जगह दिखाता हूँ। इतना कहकर वो चलने लगता है और उसके पीछे पीछे पुलिस वाले और फिर गांव वाले भी चलने लगते हैं। अमरजीत उसी प्राथमिक विद्यालय से होते हुए थोड़ा और पीछे एक सुनसान जगह पर जाकर रुकता है और एक झाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मैंने उसे यहीं पे सुलाया है। इस पर पुलिस वाले उस झाड़ी के करीब जाकर देखते हैं और वहाँ उन्हें एक गड्ढा दिखता है जो घास फूस और झाड़ियों से ढका हुआ था। वहाँ से घास फूस को हटाया जाता है और जब घास हटाने के बाद पुलिस वाले वहाँ देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उस गड्ढे में खुशबू की लाश होती है। यह देखकर पुलिस वाले बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि एक 8 साल का बच्चा कैसे एक छोटी बच्ची का मर्डर कर सकता है। कहाँ वो लोग इस बच्चे से सिर्फ इसलिए पूछताछ कर रहे थे कि शायद उन्हें कोई सुराग मिल जाए, पर कौन जानता था कि वही कातिल निकलेगा। खैर इसके बाद पुलिस अमरजीत को गिरफ्तार कर लेती है और थाने ले आती है। अमरजीत अभी भी पहले की तरह ही हंसे जा रहा था और जैसे मानो थाने आकर उसे बड़ा ही मजा आ रहा हो। वैसे एक 8 साल के बच्चे से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। शायद उसे तो पता ही नहीं होगा कि पुलिस क्या होती है और थाना क्या होता है और ये कानून किस बला का नाम है। खैर अमरजीत को गिरफ्तार करके थाने ले आने के बाद पुलिस वालों ने उससे पूछताछ शुरू की। पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुमने खुशबू को कैसे मारा, तो उसने बताया कि सबसे पहले तो उसने खुशबू को प्राथमिक विद्यालय से उठाया और उसके बाद उसको गांव के बाहर एक खेत में ले गया। फिर वहां जाकर पहले तो उसका गला दबाया और उसके बाद वहीं खेत में रखे एक ईंट से उसके सर पर वार करके उसको मार डाला और फिर वहीं बने गड्ढे में उसको छुपाकर वहां से भाग गया। अमरजीत के इस कन्फेशन के बाद पुलिस वालों को याद आया कि इस गांव के 2 और बच्चे भी गायब हुए हैं और वो दोनों ही अमरजीत के परिवार के ही हैं। तो पुलिस वालों को लगा कि कहीं उन दोनों के गायब होने के पीछे भी अमरजीत का ही हाथ तो नहीं है। इस पर पुलिस वालों ने उससे पूछा कि चलो तुमने खुशबू को तो मार ही दिया है, पर क्या तुमने इससे पहले किसी और को मारा है? क्या तुमने इससे पहले और किसी को भी इसी तरह से सुलाया है? इस पर अमरजीत जोरों से हंसने लगा और कहने लगा कि पहले मुझे और बिस्किट दिलाओ तभी मैं बताऊंगा। इस पर पुलिस वाले उसे और बिस्किट दिलाते हैं और वो बिस्किट खाते हुए कहता है कि इससे पहले मैंने अपनी खुद की बहन को खपरेल से मारकर सुलाया था और उससे कुछ दिन पहले मैंने अपनी चचेरी बहन को भी इसी तरह से मारा था। यह सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर एक 8 साल का बच्चा कैसे एक के बाद एक करके 3 मर्डर कर सकता है। उनके सामने दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बैठा हुआ था। उन्हें अमरजीत की बातों पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि एक छोटा सा बच्चा आखिर कैसे 3 मर्डर कर सकता है।
इसके बाद पुलिस वाले अमरजीत के माँ बाप उसके चाचा को पुलिस स्टेशन पर बुलाते हैं और उनसे भी विस्तार से इसकी पूछताछ शुरू करते हैं कि क्या सच में अमरजीत ने ऐसा ही किया है। तो इस पर उन लोगों ने कहा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। आज से करीब 9 महीने पहले सन 2006 में अमरजीत ने अपने चाचा की बेटी, जिसका उम्र उस समय 6 वर्ष था, उसका भी खुशबू की तरह ही गला घोंटकर और उसके बाद खपरेल से मारकर हत्या कर दी थी, वो भी सिर्फ 7 वर्ष की उम्र में। बाद में जब उससे पूछा गया कि क्या तुमने ही इसको मारा है, तो उसने बड़ी मासूमियत के साथ सारी सच्चाई बता दी थी। फिर इस घटना के करीब 6 महीने बाद अमरजीत अपनी खुद की बहन, जिसकी उम्र मात्र 8 महीने की थी, उसका भी अपनी चचेरी बहन और खुशबू की तरह ही गला घोंटकर और खपरेल से मारकर हत्या कर दी थी। इतना सब कुछ जानने के बाद पुलिस वालों ने जब उनसे पूछा कि जब आप लोगों को सारा कुछ पता था कि अमरजीत ने ही आपकी दोनों बच्चों की हत्या की है, तो आपने इसकी सूचना पुलिस को क्यों नहीं की। तो उन लोगों ने कहा, जब अमरजीत ने अपने चचेरी बहन की हत्या की थी तो हमें लगा कि इन दोनों में खेल खेल में ही कुछ हुआ होगा और गलती से अमरजीत से उसकी बहन की हत्या होगी, इसीलिए हमने इस बात को अपने तक ही रखा और किसी को नहीं बताया। और जब इसके बाद अमरजीत ने अपने खुद की बहन की हत्या की थी तो हम लोगों ने इसकी बहुत पिटाई की थी और पिटाई करने के बाद अमरजीत ने कहा था कि अब वो ऐसा कभी नहीं करेगा और उसे हम लोगों ने समझा बुझाकर छोड़ दिया था। हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे घर का ही तो मामला है, मरने वाला भी हमारे घर का है और मारने वाला भी हमारे घर का ही है, तो हम पुलिस में किसके लिए शिकायत करते। इसीलिए हम लोगों ने इसे अपना पारिवारिक मामला समझकर अपने घर तक ही सीमित रखा। पुलिस वालों ने अमरजीत के परिवार के इन सभी बयानों को दर्ज कर लिया और फिर बाद में उन्हें जाने दिया। अमरजीत के उसके खुद के खुलासे और उसके परिवार के बयान के बाद भी पुलिस वालों के पास ऐसे कई सारे सवाल थे जिनके जवाब उनको मिलना बाकी थे। पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि चलो अमरजीत ने भले ही 3 मर्डर किए हों, लेकिन उन मर्डर को करने के पीछे कोई तो ऐसे वजह जरूर होंगे जिनकी वजह से अमरजीत उन बच्चों को मारता होगा, क्योंकि कोई भी मर्डरर बिना किसी कारण के किसी का भी मर्डर नहीं करता। बस यही बात पुलिस वालों को खाई जा रही थी। इसीलिए पुलिस वालों ने अमरजीत से एक बार फिर से पूछताछ शुरू की और उससे पूछा कि आखिर तुमने इन बच्चों को मर्डर क्यों किया, तुमने उन बच्चों को आखिर क्यों मारकर सुला दिया। इस पर अमरजीत ने जो जवाब दिया वो और भी ज़्यादा हिला देने वाला था। अमरजीत ने कहा कि जब वो बच्चों को मारता है और बच्चों को इससे जो तकलीफ होती है उसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है, दूसरों को दर्द में देखकर उसे बहुत सुकून मिलता है। बस यही कारण है कि उसने उन तीनों बच्चों को मारकर सुला दिया। अमरजीत का यह जवाब सुनकर पुलिस वालों का दिमाग ठनक गया। उन लोगों को इतना तो समझ में आ गया था कि अमरजीत का जो दिमागी स्थिति है वो अभी सही नहीं है, हो सकता है कि वह दिमागी रूप से बीमार हो। इसीलिए पुलिस वाले उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। वो उसकी अच्छे से जांच करते हैं, काफ़ी जांच पड़ताल और बहुत सारी स्टडी के बाद उन्होंने बताया कि अमरजीत एक कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की बीमारी से पीड़ित है। उन्होंने बताया इसी बीमारी के कारण अमरजीत को दूसरों लोगों को दुख और तकलीफ में देखकर बहुत मजा आता था और इसी बीमारी के कारण वह अनजाने में ही दूसरों का खून किया करता था। उसे नहीं पता था कि खून करना क्या होता है, किसी का जान लेना क्या होता है, और शायद यही वजह थी कि उसे ना तो पुलिस वालों को देखकर डर लगा और ना ही थाने आकर उसे किसी प्रकार का कोई घबराहट हो रहा था। खैर, इसके बाद पुलिस वालों ने इस केस को अदालत में पेश किया। चूँकि अमरजीत अभी नाबालिग था तो उसे किसी भी प्रकार की सज़ा दे पाना, जो कि बड़ी सज़ा हो, मुमकिन तो था नहीं। ना ही उसे वैसे जेल में रखा जा सकता था जिसमें कि हार्डकोर कैदियों को रखा जाता है, तो उसे सज़ा के तौर पर बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। चूँकि बाल सुधार गृह में भी उसे 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जा सकती थी, इसीलिए उसे मात्र 3 साल के लिए बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। बाद में उसकी दिमागी हालत को देखते हुए उसे डॉक्टरों की निगरानी में उसके 18 साल की उम्र होते तक रखने का आदेश दिया जाता है। इसके बाद अमरजीत को बिहार के ही मुंगेर जिले के एक बाल सुधार गृह में रखा जाता है और 18 साल की उम्र होते तक उसे वहीं रखा जाता है। चूँकि अमरजीत उस समय नाबालिग था, इसीलिए इसके बाद की किसी भी प्रकार की जानकारी पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं की और इसी कारण इसके आगे की ज़िंदगी की कोई भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर हम उसके जन्म के हिसाब से देखें तो उसका जन्म वर्ष था 1998 और इस हिसाब से सन 2016 में उसका 18 साल कंप्लीट हो गया होगा और 18 साल पूरे होने के बाद उसे जेल से रिहा भी कर दिया गया होगा। आज के समय में अमरजीत पता नहीं किस नाम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा होगा, पता नहीं वो किस शहर में, किस गांव में, किस मोहल्ले में रहता होगा, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। पर उम्मीद है कि उसकी जो बीमारी थी वो अब
ठीक हो गई हो और वो अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छे से बिता रहा हो, लोगों के साथ साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रह रहा हो। खैर अब जो भी हो, पर इतनी छोटी उम्र में अमरजीत द्वारा 3 हत्याओं के चलते उसे पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में सबसे छोटे सीरियल किलर के नाम से जाना जाने लगा। इतने दिन बीत जाने के बाद भी सबसे छोटे सीरियल किलर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो अभी भी अमरजीत सदा के नाम पे ही दर्ज है। तो ये थी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की अनोखी कहानी। आज की ये जो कहानी थी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में एक नई और अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।